नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर कैसे आया पुलिस की गिरफ्त में? क्या अगस्त में खुल जाएंगे देश भर में स्कूल? असम मिजोरम के बीच फिर से क्यों गहराया हुआ है विवाद? देश की अहम खबरों को जानने के लिए देखिए टॉप 9 राष्ट्र। दिल्ली में कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बीती रात दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे पकड़ा। जठेड़ी पर 7 लाख का इनाम घोषित था। रेसलर सुशील कुमार के केस में भी इसका नाम सामने आया था और जठेड़ी से सुशील कुमार की जान को खतरा बताया गया था। दिल्ली के अलावा हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में भी जठेड़ी पर कई मामले दर्ज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने धनबाद के एडिशनल सेशन जज की मौत के मामले में आदेश जारी किया है। घटना को संगीन मानते हुए कोर्ट ने कहा कि जिस तरह का वीडियो सामने आया है उससे ये घटना महज एक रोड एक्सीडेंट नहीं लगती। झारखंड हाईकोर्ट मामले को देख रहा है। साथ ही राज्य के चीफ सेक्रेटरी और डीजी को उचित कार्रवाई के लिए कहा गया है। किश्तवाड़ में पिछले दिनों आई तबाही ने सब कुछ खत्म कर दिया है। इलाके का संपर्क पूरी तरह से कट गया है। यहाँ तक कि अभी संचार के साधन भी बहाल नहीं हुए हैं। TV9 की टीम मुश्किल रास्तों से होते हुए 8 घंटे की अथक मेहनत के बाद जब मौके पर पहुंची तो सामने सिर्फ कुदरत के कोप की तस्वीरें बिखरी पड़ी थीं। हमारे संवाददाता अंकित भट्ट ने किश्तवाड़ के उस हंजर गांव का जायजा लिया जहां कभी इंसानों की बस्ती थी, लेकिन अब सिर्फ मलबा है। यहाँ आप जो मलबा देख रहे हैं, यहाँ पर घर हुआ करते थे। यहाँ 4 घर हुआ करते थे, एक स्कूल हुआ करता था, यहाँ राशन की दुकान हुई करती थी। लेकिन सुबह 4 बजे 28 तारीख को जब बादल फटा तो किस तरीके से ये पूरा इलाका जो है वो मलबे में तब्दील हो चुका है, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हिमाचल के चंबा से पहाड़ टूटकर गिरने का वीडियो कैमरे में कैद हुआ। वीडियो में ऊंचाई वाले पहाड़ों से नीचे की ओर गिरते बड़े बड़े चट्टान देखे जा सकते हैं। स्थानीय गांव पर खतरा बना हुआ है और लोग दहशत में हैं। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे IPS प्रोबेशनर्स को संबोधित करेंगे। इस दौरान पीएम उनके साथ बातचीत भी करेंगे। प्रधानमंत्री का ये संबोधन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि मोदी इन अफसरों को देश की सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए मोटिवेट करेंगे। देश के स्कूल कॉलेजों को खोलने पर केंद्र जल्द ही राज्यों के साथ चर्चा करेगा। हालांकि मध्य प्रदेश, बिहार, हिमाचल और हरियाणा जैसे कुछ प्रदेशों में पहले ही स्कूलों की सीनियर्स क्लासेस को खोल दिया गया है, जबकि दिल्ली, यूपी सहित कई राज्य अभी भी असमंजस में हैं। ऐसी स्थिति में केंद्र ने पहल करते हुए संकेत दिया है कि इस मुद्दे पर राज्यों के साथ चर्चा की जाएगी और जरूरत पड़ी तो कोई स्टैंडर्ड गाइडलाइन भी जारी की जाएगी। असम और मिजोरम के बीच तनाव कम नहीं हो रहा है। मिजोरम के मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि असम पुलिस ने पहले गोली चलाई। विवाद इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि एक सांसद की तलाश में असम पुलिस दिल्ली तक आ चुकी है। तो असम के CM के खिलाफ मिजोरम में FIR दर्ज कराई गई है। यही नहीं, असम सरकार की तरफ से मिजोरम के 6 अधिकारियों को समन भेज दिया गया है और सभी से 2 अगस्त को ढोलाई पुलिस स्टेशन में पेश होने को कहा गया है। असम के विधायकों का एक दल आज मिजोरम के साथ लगी सीमाओं का दौरा करेगा। विधायकों के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राज्य विधानसभा के अध्यक्ष विश्वजीत दैमारी करेंगे। ये दल दोनों राज्यों के पुलिस बलों और स्थानीय लोगों के बीच सोमवार की घातक झड़प के बाद असम मिजोरम सीमा पर जमीनी स्थिति का आकलन करेगा। बीजेपी के राम कदम ने कुंद्रा पर लगाए कौन से सनसनीखेज आरोप? शुभेंदु ने किस आधार पर किया 2024 में बीजेपी के 400 सीटें जीतने का दावा? क्या राजनाथ सिंह नाराज विपक्ष को मनाने में होंगे कामयाब? सियासत से जुड़ी अहम खबरों को जानने के लिए देखिए टॉप 9 राजनीति। जातीय जनगणना के मुद्दे पर बिहार में दिलचस्प स्थिति बन गई है। नीतीश तेजस्वी इस मुद्दे पर एक राय हैं तो बीजेपी इसके खिलाफ। नीतीश इसी मसले पर प्रधानमंत्री से 2 अगस्त तक मिलने का समय मांगेंगे। उन्होंने खुद ये जानकारी तेजस्वी यादव को दी है। दरअसल तेजस्वी ने कल जातीय आधार पर जनगणना के मुद्दे पर नीतीश से मुलाकात की थी। बीती रात बिहार के CM दिल्ली पहुँच चुके हैं। JDU के अगले अध्यक्ष का नाम आज सामने आ सकता है। आज पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है और केंद्र में मंत्री बन चुके RCP सिंह पर कुर्सी छोड़ने का दबाव है। JDU विधायक गोपाल मंडल ने खुलेआम कहा कि RCP सिंह को अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। हालांकि बीजेपी नीतीश को ही दोबारा JDU अध्यक्ष की कुर्सी पर देखना चाहती है, लेकिन इस रेस में ललन सिंह सबसे आगे बताए जा रहे हैं। ममता बनर्जी 5 दिन के लिए दिल्ली दौरे के बाद पश्चिम बंगाल लौट गई हैं। वापस लौटते हुए दीदी ने हर 2 महीने में दिल्ली आने का वादा किया और कहा कि मेरा दिल्ली आने का उद्देश्य पूरा हुआ। अब लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ हमारा नारा रहेगा। ममता ने अपने दिल्ली दौरे में सोनिया, राहुल समेत कई विपक्षी नेताओं से बात की और 2024 में मिलकर मैदान में उतरने की बात कही।
पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता और ममता के कट्टर विरोधी शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता को हर 2 महीने में दिल्ली जरूर जाना चाहिए, लेकिन वहां उन्हें राज्य के विकास से जुड़ी परियोजनाओं के लिए मांगे लेकर जाना चाहिए। हालांकि ममता 2024 में पीएम मोदी का विकल्प बनने के सपने देख रही हैं। अधिकारी ने कहा कि मोदी दुनिया के महानतम नेता हैं और वो अगली बार 400 सीटों पर जीत के साथ वापसी करेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के ठीक बाद बीजेपी का दामन छोड़कर वापस तृणमूल में आने वाले मुकुल रॉय की विधायकी खतरे में पड़ गई है। बीजेपी ने राज्य विधानसभा में दल बदल विरोधी कानून के तहत मुकुल रॉय को अयोग्य ठहराने की अपील की है। इस पर शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में सुनवाई भी हुई। उधर बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने इस मसले पर कोर्ट जाने की बात कही है। संसद में पक्ष विपक्ष के बीच गतिरोध जारी है। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में कहा कि जनता से जुड़े कई मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी है। 315 से ज्यादा सांसद प्रश्नकाल चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। जोशी ने कहा कि हम कोई भी बिल बगैर चर्चा के पास नहीं कराना चाहते। संसद में जारी गतिरोध को तोड़ने के लिए सत्ता पक्ष की ओर से अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजनाथ सिंह सभी विरोधी दल के नेताओं से बात कर सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। मॉनसून सत्र में विपक्ष के लगातार हंगामे की वजह से सदन में काफी कम समय ही काम हो पाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना से जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवारों को 10-10 लाख की सहायता राशि देने जा रहे हैं। ऐसे 50 पत्रकारों के परिजनों को आज सीएम चेक देंगे। कोरोना महामारी के कारण 2020 में 14 और इस साल 2021 में 36 पत्रकारों की मौत हुई है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर इनके परिवार को मदद दी जा रही है। बीजेपी नेता राम कदम ने राज कुंद्रा पर संगीन आरोप लगाए हैं। राम कदम का दावा है कि इसी साल 14 अप्रैल को एक मशहूर मॉडल ने जुहू पुलिस स्टेशन में राज कुंद्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में राज पर शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप था, लेकिन इस पर कार्रवाई करने की जगह शिकायत को वापस लेने का दबाव बनाया गया। यही नहीं, राम कदम ने ऑनलाइन गेम के नाम पर 3000 करोड़ की ठगी का आरोप भी कुंद्रा पर लगाया है। SBI presents Tokyo Olympic 2020, the banker to every Indian. टोक्यो ओलंपिक में आज थोड़ी देर में तीरंदाज अतानु दास का क्वार्टर फाइनल मुकाबला। बॉक्सर अमित पंघाल क्वार्टर फाइनल के लिए रिंग में उतरेंगे और पीवी सिंधु ने आज सेमीफाइनल के लिए भिड़ेंगी वो। और ओलंपिक से जुड़ी ऐसी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखिए टॉप 9 टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक में सीमा पुनिया डिस्कस थ्रो के लिए पूल ए के क्वालिफाइंग राउंड में 6ठे स्थान पर रहेंगी। सीमा का सबसे बेहतर थ्रो 60.57 मीटर का रहा है, जबकि उनका एक और थ्रो 58.92 मीटर का रहा है। अब से थोड़ी ही देर बाद 7:25 पर ग्रुप बी के क्वालिफाइंग राउंड में कमलप्रीत कौर भी मैदान में उतर रही है। तीरंदाज अतनु दास कुछ मिनटों के बाद अपने व्यक्तिगत वर्ग का क्वार्टर फाइनल खेलने जा रहे हैं। अतनु ने प्री क्वार्टर फाइनल मैच में जापान के ताकुहारा फिरुकावा को हराया। ताकुहारा 2012 ओलंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट रहे हैं। इनको हराने के बाद भारतीय फैन अतनु से मेडल की उम्मीद लगा रहे हैं। बॉक्सर अमित पंघाल आज क्वार्टर फाइनल के लिए रिंग में उतरेंगे। 52 किलोग्राम वर्ग में अमित का मुकाबला कोलंबिया के बॉक्सर युबुर्जेन रिवास से होगा। रिवास 2016 रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडलिस्ट हैं। कोलंबिया के बॉक्सर रिवास के साथ अमित पंघाल का अभी तक मुकाबला नहीं हुआ है। मुक्केबाज विजेंदर सिंह ने अमित से मेडल की उम्मीद लगा रखी है। आज बॉक्सिंग के मिडिल वेट मुकाबलों के क्वार्टर फाइनल में बॉक्सर पूजा रानी का मुकाबला चीन की ली कियान से होगा। 2021 में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पूजा के सामने 2016 रियो ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडल विजेता चीनी बॉक्सर होंगी। पूजा जीतने का लक्ष्य लेकर ही मुकाबले में उतरेंगी। भारत की महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। उनका कहना है कि वो देश के लिए स्वर्ण पदक लाना चाहती हैं। लवलीना ने ताइवान की नेन चीन चेन को 4-1 से हराकर टोक्यो ओलंपिक के 69 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बनाने के साथ ही देश के लिए कम से कम ब्रॉन्ज मेडल पक्का कर लिया है। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु आज महिला सिंगल्स का सेमीफाइनल खेलेंगी। उनका मुकाबला चीनी ताइपे खिलाड़ी ताई जू यिंग से होगा। टोक्यो ओलंपिक के विमेन सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने जापान की अकाने यामागुची को 21-13, 22-20 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। अगर सिंधु आज सेमीफाइनल में जीत जाती हैं तो भारत के लिए एक पदक पक्का हो जाएगा। 1 अगस्त को भारतीय पुरुष हॉकी टीम सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए अपना दावा ठोकेगी। ग्रेट ब्रिटेन की टीम से भारत का मुकाबला होगा। भारतीय टीम 41 साल में पहली बार सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए खेलने जा रही है। भारतीय टीम ने शुक्रवार को अपने आखिरी ग्रुप मैच में मेजबान जापान को 5-3 से हरा दिया और टीम पूल ए में दूसरे स्थान पर रही।
दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को टोक्यो ओलंपिक में सेमीफाइनल मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। उन्हें चौथी रैंकिंग के जर्मनी के खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज्वेरेव के हाथ हार का सामना करना पड़ा। जोकोविच एक कैलेंडर ईयर में 4 मुख्य ग्रैंड स्लैम के साथ ओलंपिक गोल्ड जीतने की कोशिश में थे, लेकिन ज्वेरेव ने उनके इस सपने को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल विजेता मीराबाई चानू ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा कि आखिरकार मेरा 4 साल का परिश्रम सच हो गया। इस मेडल को चूमना और उसके एहसास को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ये पदक जीतना मेरे लिए एक सपने के सच होने जैसा है और मैं अब उसी एहसास में जी रही हूँ। उत्तर प्रदेश में आज से बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन का दूसरा चरण। कहां बस में लगी भीषण आग, यात्रियों ने भागकर बचाई अपनी जान और कुछ सेकंड में कहां धराशायी हुई पानी की टंकी। राज्यों की अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राज्य विशेष। दूसरे चरण में बीएसपी पश्चिमी यूपी के 23 जिलों में प्रबुद्ध वर्ग विचार संगोष्ठी यानी कि ब्राह्मण सम्मेलनों का आयोजन करेगी। ये सम्मेलन आज से शुरू होकर 14 अगस्त तक चलेगा। आज मथुरा में सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। मथुरा के अलावा आगरा, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, अलीगढ़, हाथरस, मेरठ, सहारनपुर, शामली, बुलंदशहर, गाजियाबाद, संभल और नोएडा में सम्मेलन का आयोजन होगा। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक बस में भीषण आग लगने के बाद सवारियों का जान बचाकर भागने का वीडियो सामने आया है। बस में सवार 10 से ज्यादा सवारियों ने कूदकर जान बचाई। बस के ड्राइवर और कंडक्टर 40 से ज्यादा सवारियों की जान जोखिम में डालकर भाग गए। बस आगरा से ग्वालियर जा रही थी। लोगों ने रेस्क्यू टीम पर देरी से पहुंचने का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कचहरी रोड पर शुक्रवार बड़ा हादसा टल गया। कलेक्ट्रेट गेट के पास बने वकीलों के चेंबरों के ऊपर बिजली तार में अचानक तेज आवाज के साथ आग लग गई। आग से झुलसा हुआ बिजली का तार टूटकर सड़क पर गिर गया। हालांकि गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। गुजरात के जूनागढ़ के खीरसरा गांव में पानी की टंकी जमीन पर गिरकर धराशायी हो गई। पानी की टंकी के गिरने का सीसीटीवी फुटेज दिखाई दे रहा है। टंकी अचानक पल भर के अंदर जमीन पर गिर जाती है और गिरने के बाद हर तरफ पानी ही पानी फैल जाता है। पानी की टंकी 40 साल पुरानी थी। हालांकि भीषण घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने एक फेक इंटरनेशनल चीटिंग कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। पुलिस के मुताबिक हरिनगर इलाके के फतेह नगर में कुछ लोग संगठित तरीके से अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन ठगी रैकेट चला रहे हैं और अवैध तरीकों का प्रयोग करने के साथ साथ VoIP कॉलिंग के जरिए अमेरिका में बैठे लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना रहे हैं। पुलिस मामले में लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ने की वजह से दिल्ली में यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। बैराज से पानी छोड़े जाने से नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। लोहा पुल, कश्मीरी गेट और ITO पर बहाव काफी तेज है। अधिकारियों की कई टीमें हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। जरूरत पड़ने पर आपदा प्रबंधन की टीमों को भी तैनात किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। गारुई नदी के किनारे कई इलाकों में बने सैकड़ों घर पानी में डूब गए। कई मकान पानी में समा गए। जिला प्रशासन की ओर से फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने का काम किया गया। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ थाने में पैसा वसूली का केस दर्ज किया गया है। परमबीर के अलावा इस मामले में 28 और लोगों को आरोपी बनाया गया। परमबीर सिंह के खिलाफ सोनू जालान और उसके साथी केतन तन्ना ने केस दर्ज करवाया है। दोनों पर क्रिकेट मैच के दौरान सट्टेबाजी का भी आरोप है। उत्तर प्रदेश में संभल जिले के असमोली थाना क्षेत्र में हुई पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से 2 तस्कर और एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। पुलिस ने घायल पशु तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से बोरी में बैन पशुओं का मांस, 2 तमंचे और कारतूस बरामद हुए हैं। भारत में डेल्टा प्लस वेरिएंट का कितना है खतरा? क्या अमेरिका में फिर से आने वाली है वायरस की सुनामी? केरल में क्यों नहीं काबू में आ रहा है कोरोना? देखते हैं टॉप 9 कोरोना से जानकर। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 41,495 नए केस आए हैं। केरल में एक दिन पहले के मुकाबले नए केस में मामूली कमी हुई है। यहाँ 20,772 केस आए। वहीं देश में एक दिन में 598 मरीजों की मौत महामारी से हो गई, जबकि 37,000 से ज्यादा रिकवर हो गए। देश में एक्टिव केस की संख्या फिर से 4 लाख के ऊपर चली गई है। केरल में कोरोना के बढ़ते केस ने एक बार फिर से देश की टेंशन बढ़ा दी है। ऐसे में राज्य सरकार ने नियमों को और सख्त कर दिया है। वहीं वीकेंड में कंप्लीट लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। इस फैसले के बाद केरल में आज यानी 31 जुलाई और कल 1 अगस्त को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण की रफ्तार भी अब देश में तेज हो रही है। एक महीने से भी कम समय में अब तक 2,27,000 गर्भवती महिलाओं को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। विशेषज्ञों की मंजूरी के बाद इस महीने की 2 तारीख को इन्हें टीका लगाने की मंजूरी दी गई थी।
वैक्सीन पर पक्ष विपक्ष में जारी तकरार के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वैक्सीन की डोज ली है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि राहुल ने वैक्सीन की डोज गुरुवार को ले ली और बताया गया है कि इसी वजह से गुरुवार और शुक्रवार को संसद के सत्र में शामिल नहीं हुए। देश में अब तक कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के 70 मामले पाए गए हैं। केंद्रीय साइंस और टेक्नोलॉजी मंत्री जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि अब तक 46,124 नमूनों का विश्लेषण किया गया है। इनमें से 17,169 नमूनों में डेल्टा वेरिएंट पाया गया है, जिसे देश में दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार माना जाता है। जिन देशों में कोरोना का खतरा अचानक बढ़ा है, उनमें अफ्रीकी देश कीनिया भी शुमार है। कीनिया में डेल्टा वेरिएंट के संक्रमण को रोकने के लिए सभी तरह की सभाओं और कार्यक्रमों को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। देश के स्वास्थ्य मंत्री ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी। मंत्री ने कहा कि ये फैसला डेल्टा वेरिएंट के खतरे को देखते हुए लिया है। अमेरिका में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से हालात बिगड़ने लगे हैं। बीते 24 घंटे में देश में 90,000 से ज्यादा नए मामले आए हैं। इसके बाद कोरोना की 2 लहरों का सामना करने वाले अमेरिका में खतरनाक वायरस को लेकर आशंका फिर से गहरी हो गई है। एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में केस अमेरिका में 5 महीने बाद मिले हैं। कोरोना महामारी एक बार फिर चीन में अपना सिर उठा रही है। संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए हुनान प्रांत के झांगजियाजी शहर को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया है। चीन में ये शहर पर्यटकों की पहली पसंद है। यहाँ पर कई ऐसे स्थल हैं जहाँ पूरे वर्ष पर्यटकों का तांता लगा रहता है। यहाँ पिछले दिनों आए कोरोना के नए मामलों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। और एक बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर के शोपिया से जानकारी मिल रही है। शोपिया में कई जगह एनआईए की छापेमारी हुई है, तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के शोपिया से बताया जा रहा है कई जगहों पर एनआईए की दबिश पड़ी है और वहां पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। जम्मू कश्मीर के शोपिया से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। आज मॉल्डो में भारत चीन के बीच 12वें दौर की बातचीत, पीओके में चुनाव धांधली के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन और पाकिस्तान में कहां धमाके में हुई एक पुलिसकर्मी की मौत। चीन और पाकिस्तान से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 चीन पाक साजिश। भारत और चीन के बीच आज 12वें दौर की कॉप्स कमांडर स्तर की वार्ता मोल्डो में होगी। बैठक के दौरान हॉट स्प्रिंग और गोगरा हाइट से सैनिकों की वापसी पर चर्चा किए जाने की उम्मीद है। पिछली मीटिंग में चीन ने पैंगोंग से इलाके को छोड़कर किसी दूसरे इलाके में विवाद होने से इनकार किया था, लेकिन इसी महीने भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच हुई बैठक के बाद सैनिक कमांडर्स की मीटिंग पर सहमति बनी थी। भारत से तनाव के बीच चीन पश्चिमी रेगिस्तान में अपने बने परमाणु टेस्टिंग साइट का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई सैटेलाइट इमेज में दावा किया गया है कि चीन लोकनूर में बने अपने परमाणु परीक्षा स्थल के पास नई सुरंग को खोद रहा है। इतना ही नहीं, इस साइट को नई सड़कों से भी जोड़ा जा रहा है। चीन ने हर तिब्बती परिवार से एक सदस्य को सैनिक बनाना जरूरी कर दिया है। इन सैनिकों की भर्ती पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में की जाएगी। चीन इन तिब्बती सैनिकों का इस्तेमाल एलएसी पर भारत के खिलाफ करेगा। इस प्रयोग में अचरज की बात यह है कि तिब्बती युवाओं को पीएलए में शामिल होने के लिए लॉयल्टी टेस्ट से भी गुजरना पड़ रहा है। चीन ताइवान पर हमले की तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा होगा तो कोरोना संकट के बीच दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध का सामना करना पड़ सकता है। चीन की सेना बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास कर रही है। पीएलए असॉल्ट लैंडिंग और आइलैंड कंट्रोल जैसे अभ्यासों में जुटी है। इसके अलावा रॉकेट लॉन्चर सहित घातक हथियारों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने इमरान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। पीएमएल-एन ने इमरान सरकार पर चुनाव में धांधली करने के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। पीओके चुनाव नतीजों के बाद से ही विपक्षी पार्टियों ने इमरान खान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पीओके पर भारत के बयान से बौखलाए पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के राजनयिक को तलब किया। पाक विदेश कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि भारत के विरोध को पाकिस्तान द्वारा पूरी तरह से खारिज करने और जम्मू कश्मीर विवाद पर पाकिस्तान की स्थिति को दोहराने के लिए विदेश मंत्रालय ने भारतीय दूतावास से अधिकारी को बुलाया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की राजधानी पेशावर के हयाताबाद इलाके में ब्लास्ट हुआ है। धमाके में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई, जबकि कुछ लोग घायल हैं। हमला उस वक्त हुआ जब हयाताबाद में पुलिस की गाड़ी पेट्रोलिंग कर रही थी। अब तक किसी भी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है।
पाकिस्तान भारतीय इलाकों में ताक झांक करने के लिए LOC के पास अपने ड्रोन बेस को मजबूत कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पुंछ के दूसरी और रावलाकोट में पिछले 4 साल से बंद पड़े अपने रनवे को फिर से शुरू कर रहा है। जानकारी के मुताबिक इसे UAE के ऑपरेशन के लिए ठीक किया जा रहा है। पाकिस्तान में ज्यादा बिजली कटौती ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। बलूचिस्तान राज्य के कई जिलों में 16 से 18 घंटों तक बिजली की कटौती हो रही है। गुस्साए लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और इमरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पाकिस्तान में महंगाई से परेशान लोगों को अब इस नई समस्या का सामना करना पड़ रहा है।